Hello everyone. Hello everyone. So my name is Shivraj Singh Khurana. I'm a MBBS student, your Medicopathology, your microbiology as well as anatomy mentor. And in this video ये line बच्चे सुन सुन के पक गए होंगे. You can skip that line. So ये line उनके लिए who are new to this video कि in this video I will clear your concepts जो कि मेरा main काम है and I will tell you how to present in exams. आपने बस मेरी एक वीडियो लगानी है और बार बार नोट्स you have to revise. I cover all the important details और बकवास चीजें मैं बिल्कुल लेके नहीं आता. ठीक है. So rabies is a viral disease. It's caused by virus which causes viral encephalitis. एंड बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये. ठीक है. आपको मैं सारा रेबीज के बारे में बताऊंगा कि क्या क्या इसके मिथ्स हैं जो आपको बर्स्ट करने हैं, बिकॉज मिथ्स से ज्यादा है रेबीज के एज कम्पेयर टू रेबीज इटसेल्फ. ठीक है. तो हम देखेंगे कि कैसे आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट जो रेबीज का पार्ट है दैट इज माय नेग्री बॉडीज एंड पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस. कि अगर डॉग बाइट हो गई है देन हाउ विल यू ट्रीट द पेशेंट, हाउ विल यू मैनेज द पेशेंट इन फ्यूचर, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. पैथोजेनेसिस और स्ट्रक्चर तो इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके ये दो टॉपिक दैट इज पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस एंड नेग्री बॉडीज. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ये अगर छोड़ोगे तो इन दोनों में से कुछ ना कुछ पेपर में आना ही आना. हर साल जितने मैंने पेपर देखे हैं हर साल नेग्री बॉडीज और पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस से आना ही आना है. अगर पेपर में ना भी आए वैसे ही बड़ा इंपॉर्टेंट है फॉर योर लाइफ. अगर आप मेडिसिन में भी अभी 2021 का पेपर हमने देखा कि द पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस ऑफ रेबीज 5 मार्क क्वेश्चन वाज कमिंग. वेरी इंपॉर्टेंट इन मेडिसिन एग्जाम 4th ईयर. इन एसपीएम बार बार आता है पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस. माइक्रो में तो आना ही आना है पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस एंड नेग्री बॉडीज. तो कैसे यू हैव टू ट्रीट, यू शुड नो दैट. ठीक है. मतलब तीनों सब्जेक्ट में बहुत बड़े हैं. एसपीएम में, मेडिसिन में, माइक्रो में तो है ही है ये दो टॉपिक खासकर. बाकी तो इंपॉर्टेंट है. पैथोजेनेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है. स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है रेबीज का. और आई विल मोर, मेरा काम है कि अगर थोड़ा रेबीज में के बारे में मैंने काफी बुक्स पढ़ी हैं, काफी डाटा आई हैव नो, तो वो सारा आपके साथ में शेयर करूं. ठीक है. बिल्कुल प्यार से आपने सुनना है मुझे को. और सिर्फ जो हैंड रिटन नोट्स बना रहे बहुत अच्छी बात है, जो नहीं बना रहे वो सुनो और समझो. So part 1 I will discuss the structure, pathogenesis and clinical features, and in part 2 I will discuss the lab diagnosis, that is Negri bodies, post exposure prophylaxis and elimination of the rabies. Elimination is important. So thought बड़ा अच्छा है ये. Humans, entire ocean of humans, yet not a single drop of humanity. It is compared with the very important saying that is water everywhere but not a single drop to ड्रिंक. जैसे इट्स ये जो वाटर एवरीवेयर वाला है कैसे सेलर का है कि जो सेल कर रहा है इन ओशन वाटर की, ओशन वाटर उसके साइड में है बट वो पानी पी नहीं सकता बिकॉज इट इज वेरी सॉल्टी एंड इट कैन इवन कॉज डेथ टू दैट पर्सन हु ड्रिंक्स ओशन वाटर. तो ऐसे ही ह्यूमंस क्या कि ह्यूमंस हर जगह है बट देयर इज नॉट अ सिंगल ड्रॉप ऑफ ह्यूमैनिटी. इट्स अ वेरी सैड थिंग. वी आर नॉट काइंड टू ह्यूमंस, एनिमल्स एंड environment. We are only thinking of ourselves and that's a very sad and bad thing. So rabies कितनी बारी आपको जनरल से पढ़ाता आ रहा हूं. इट्स अ बुलेट शेप्ड वायरस. जैसे गोली की जो वो बुलेट निकलती है उस शेप का वायरस है, बुलेट शेप्ड वायरस. ये देखो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक इमेज ऑफ द रेबीज. सो इट इज दिस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी इमेज रेबीज की बुलेट शेप्ड है, फैमिली फ्लेविविरिडे है, एनवेलप्ड वायरस है और इसके एनवेलप के ऊपर देयर इज माय ग्लाइकोप्रोटीन जी पेप्लोमर्स आर प्रेजेंट, या जिसको स्पाइक्स भी बोलते हैं. अभी आपको स्ट्रक्चर बनाता हूं. और इट इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस. मेरे साथ आप डायग्राम बनाओ कि ऐसे मैंने बुलेट शेप्ड बना लिया. ठीक है, बना लिया. अब इट इज अ लिपिड, इट इज हैविंग लिपिड बाइलेयर एनवेलप. तो आपने ऐसे एनवेलप बना लेना बाहर लिपिड बाइलेयर का. ठीक है. और इसके ऊपर क्या है, देयर आर माय ग्लाइकोप्रोटीन जी स्पाइक्स या पेप्लोमर्स. तो वो आपने ऐसे बना लेने. आपने ऐसे स्कीमेटिक डायग्राम बनाना है. इट्स अ वेरी सिंपल गुड डायग्राम, डोंट वरी. आसान बनाने की कोशिश करता हूं मैं सिर्फ. किसी और को कुछ और ज्यादा आसान करना आता है यू कैन यू ड्रॉ ऑल्सो, बट मैं अपनी तरफ से जितना आसान कर सकता हूँ, जो कि मेरा एनाटॉमी का भी काम है आसान करना, तो वो इधर में ही मैं आसान करने की कोशिश करता हूँ. ठीक है.
नेक्स्ट इज माय अंदर ये मेरा ग्लाइकोप्रोटीन जी हो गया, लिपिड बाइलेयर हो गया, साथ में देर इज एक अंदर हमारा एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है मैट्रिक्स प्रोटीन। तो आपने ऐसे मैट्रिक्स प्रोटीन बना देना। और बीच में हमारा क्या पड़ा है, दैट इज न्यूक्लियोप्रोटीन सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ओके, अब इसको लेबल करते हैं। सो दिस इज माय ग्लाइकोप्रोटीन जी, ग्लाइकोप्रोटीन जी। दिस इज माय लिपिड बाइलेयर, लिपिड एनवेलप, लिपिड बाइलेयर एनवेलप, जो मर्जी बोलो। ठीक है। नेक्स्ट इज दिस इज माय मैट्रिक्स प्रोटीन, मैट्रिक्स या एम प्रोटीन। दिस इज माय न्यूक्लियोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन का मतलब क्या है, न्यूक्लिक एसिड के आसपास देयर इज माय कैप्सोमर्स, कैप्सिड, तो इसलिए इट इज हैविंग सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। और यहां पर आप एक बना सकते हो कि यहां पर देयर इज माय आरएनए पॉलीमरेज, इट इज हैविंग आरएनए पॉलीमरेज। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब इसके एंटीजेंस का आपने वो देखना है, एक मैंने बोला न्यूक्लियोप्रोटीन, ठीक है, और एक मैंने बोला ग्लाइकोप्रोटीन जी। तो इन दोनों का डिफरेंस यू शुड नो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सो ग्लाइकोप्रोटीन जी, पेप्लोमर स्पाइक्स एम्बेडेड इन द एनवेलप। ये जो मेरा ग्लाइकोप्रोटीन जी है, ये कहाँ एनवेलप्ड है, एनवेलप में एम्बेडेड है। एंड न्यूक्लियोप्रोटीन कैप्सिड प्रोटीन्स आर एसोसिएटेड विद वायरल आरएनए। वायरल आरएनए के आसपास देयर आर माय कैप्सोमर्स, दैट इज माय न्यूक्लियोप्रोटीन एंटीजन। कि इसके आसपास ऐसे, यहां पर इतने बड़े बड़े तो हम दिखा नहीं रहे हैं, बट यहां पर देयर इज माय प्रोटीन आउटसाइड द दिस आरएनए। कौन सा पैथोजेनेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है? सो रोल इन पैथोजेनेसिस इज हैविंग माय ग्लाइकोप्रोटीन जी। ये जब डॉग बाइट होती है या कोई एनिमल बाइट होती है, तो जो रेबीज वायरस उसके सलाइवा में अगर होगा, तो वो जब आपके अंदर एंटर करेगा, तो वो एक बंदे के अंदर जो हमारे एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स होते हैं, वे आर प्रेजेंट एवरीवेयर, नर्व्स के ऊपर प्रेजेंट है, नर्व एंडिंग्स पे, तो उधर जाके जी प्रोटीन ने अटैच हो जाना है, ग्लाइकोप्रोटीन ने अटैच हो जाना है। सो दिस ग्लाइकोप्रोटीन बाइंड्स टू द एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स, this is important, whereas a nucleoprotein doesn't do not have role in pathogenesis. Glycoprotein is used in the one of the important tests in the lab diagnosis, that is heme agglutinin test. This is not done now, but हाँ for your exams आपने याद रखना है। And nucleoprotein is detected in the patient serum by the direct immunofluorescence test. Not so important. Next is important कि इम्यूनिटी, कि ऐसा एंटीजन जो हम वैक्सीन में यूज करते हैं और वो हमारे अंदर इम्यूनिटी को पैदा करता है। जो वैक्सीन में यूज करेंगे उसके अगेंस्ट हमारे अंदर एंटीबॉडीज बनेंगी, हाँ या ना। सो वैक्सीन में वी आर यूजिंग वेरी इंपॉर्टेंट ग्लाइकोप्रोटीन जी, वी आर यूजिंग इन द वैक्सीन। यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा आना है कि वैक्सीन में कौन से एंटीजन वी आर यूजिंग, दैट इज माय ग्लाइकोप्रोटीन जी एंटीजन वी आर यूजिंग इन द वैक्सीन। रोल इन इम्यूनिटी इंड्यूसेस न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज विच आर प्रोटेक्टिव इन नेचर। वैक्सीन में हमने एंटीजन यूज किया और उस एंटीजन के अगेंस्ट हमारी बॉडी ने एंटीबॉडीज प्रोड्यूस की विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द रेबीज वायरस। एंड अगर इसकी वैक्सीनेशन नहीं है, तो ये इम्यूनिटी में भी कोई रोल, हमारी बॉडी इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज नहीं बनाएगी। वो किसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाएगी? ग्लाइकोप्रोटीन जी के अगेंस्ट। So rabies virus undergoes certain changes when it is seriously propagated in animals. So there are two types of the rabies viruses. ये वायरस रेबीज ही है, बट अगर मैं उसको लेबोरेटरी या उसको एनिमल्स में प्रोपोगेट कर रहा हूं, तो उसका हमने अलग अलग नेम रख दिए। बिल्कुल देसी भाषा में देसी भाषा में समझा रहा हूं कि बेसिकली रेबीज वायरस एक ही है, बट उसको हमने अलग अलग जगह जब उसको प्रोपोगेट किया, वी आर यूजिंग इन लैब डायग्नोसिस, वी आर यूजिंग इन एनिमल्स, तो उसकी वजह से वी हैव कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स, दैट इज स्ट्रीट वायरसेस एंड फिक्स्ड वायरसेस। स्ट्रीट वायरसेस ऐसे वायरसेस है जो हम लेबोरेटरी में वी आर प्रोपोगेटिंग दैम, जो हम लेबोरेटरी में प्रोपोगेट कर रहे हैं, आर्टिफिशियली प्रोपोगेट कर रहे हैं, नॉट यूजिंग एनी एनिमल्स। स्ट्रीट में वी आर नॉट यूजिंग एनी एनिमल्स। एंड फिक्स्ड में क्या है? व्हेन स्ट्रीट वायरसेस आर प्रोपोगेटेड इन रैबिट्स ब्रेन टू ब्रेन पैसेज। इसको पैसेज नहीं बोलते, इसको पसाज बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पसाज, नॉट पैसेज, पसाज। पैसेज वैसे इंग्लिश में इसको पैसेज ही बोलना है, बट जो हमारे साइंटिस्ट होते हैं या जो वैसे इंग्लिश में इसको पैसेज ही बोलना है, बट यहां पर व्हेन यू आर ट्रांसमिटिंग सम ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अदर, तो उसको हम पैसाज बोलते हैं।
ठीक है। वेन रैबिट के ब्रेन में आपने रेबीज वायरस इनोकुलेट किया, उधर रेबीज ने रेप्लिकेट किया, फिर आपने दूसरे रैबिट के ब्रेन में डाला, फिर तीसरे रैबिट के, तीसरे चौथे के। तो ऐसे ब्रेन टू ब्रेन जब हम ट्रांसफर कर रहे हैं रेबीज वायरस को, ताकि वो रेप्लिकेट हो सके, और इसी रेप्लिकेशन के बाद हमने इसको वीक बना के वैक्सीनेशन में यूज करना है। तो कौन सा वायरस वी आर यूजिंग इन वैक्सीनेशन? दैट इज माय फिक्स्ड वायरसेस। सो फिक्स्ड वायरसेस आर द वैक्सीनेटेड वायरसेस। वैक्सीन में हमने यूज करना है। कैसे इसको प्रोपोगेट कर रहे हैं हम? रैबिट्स के ब्रेन टू ब्रेन पसाज से हम इसको कर रहे हैं, ताकि वो रैबिट के ब्रेन में मल्टीप्लाई हो और उसको हम बाद में वीक करके यूज कर सकें। आई नो दैट इज वेरी बैड थिंग कि आज के टाइम में भी हम इसको रैबिट्स के ब्रेन में यूज करके इसकी वैक्सीन बना रहे हैं। आई नो दैट्स वेरी रॉन्ग थिंग, बट आजकल हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा आ गई कि वी कैन यूज अदर मेथड्स, बट कई जगह अभी भी वी आर यूजिंग रैबिट्स ब्रेन फॉर द एंटी रेबीज वैक्सीन प्रोड्यूसिंग। ठीक है। सो एमओटी, तो आपको पता है कि जो मेरे एंटी रेबीज है, जो मेरी रेबीज वायरस है, कि इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू द बाइट ऑफ द रैबिड एनिमल। नॉट ऑल एनिमल्स आर इन्फेक्टेड। सबसे पहली बात, सारे के सारे डॉग्स को, सारे के सारे कैट्स को रेबीज नहीं होता है। दिस इज द फर्स्ट मिथ यू शुड बर्स्ट इन योर माइंड। ठीक है, सारे के सारे रेबीज, सारे एनिमल्स को रेबीज नहीं होता है, बट आपने एंटी रेबीज वैक्सीन सारी लेनी ही लेनी अगर आपको कोई बाइट या स्क्रैच होता है। आपने एंटी रेबीज वैक्सीन लेनी ही लेनी अगर आपको बाइट या स्क्रैच होता है। ठीक है, चलो। सो एमओटी क्या है? ट्रांसमिशन कैसे होता है हमारे अंदर, रेबीज कैसे आता है? दैट इज बाइट ऑफ द रैबिड एनिमल। ओनली रैबिड एनिमल कैन ट्रांसमिट द इंफेक्शन, बिकॉज वो खुद इन्फेक्टेड होता है। एनिमल्स आर ऑल्सो इटसेल्फ इन्फेक्टेड विद द रेबीज वायरस। डीप स्क्रैच फ्रॉम द रेबिड वायरस। रेबिड एनिमल की बेसिकली जो डॉग्स हैं वो अपने नेल्स को चाटते हैं। अगर उन्होंने जोर से नेल मार दिया, डीप स्क्रैच हुआ, तो इट कैन ट्रांसमिट द रेबीज वायरस। वेरी लेस चांसेस, बट इट कैन। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद म्यूकोजा और फ्रेश स्किन वुंड्स विद सलाइवा ऑफ रेबिड एनिमल। किसी को वुंड हुआ, किसी को चोट लगी, कल चोट लगी, और आज उसके ऊपर किसी एनिमल ने लिक कर लिया, सलाइवा कांटेक्ट में आ गया उस वुंड के, तो इट कंटेन्स अ पोटेंशियल। अब सीधा वो ब्लड में जा रहा है। अब जो रेबीज वायरस है उसको सीधा रास्ता मिल गया कि वो ब्लड एंड नर्व्स के पास जाएगा और सीधा इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, क्योंकि अब स्किन वाला बैरियर हट गया उसके पास, तो इट कैन कॉज रेबीज। बट मेन क्या है? मेन बाइट ही है। सबसे मेन एमओटी इज बाइट ओनली। कॉर्निया एंड अदर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कैन ऑल्सो कॉज, वेरी रेयर बट इट कैन। अच्छा, 99% of the rabid rabies cases due to rabid dogs. Rabid dogs की वजह से there are 99% of the cases. ठीक है। Bats are the major source in America. In India it is rabid dogs. मैं बार बार बोल रहा हूँ, सारे dogs are not rabid. Foxes, raccoons, skunks and jackals are also cases are seen कि जब मैं एक क्या कहते हैं, एक स्टोरी पढ़ रहा था in the Google, on the Google, कि एक this man went on the trekking। ठीक है, तो वो टेंट से लगाते हैं ना जैसे रात को, तो वहां पर एक जैकल आया, तो जैकल ने उस पर अटैक किया, तो जैकल वाज रैबिड, तो उसके फेस पे इट कॉजेज इंजरी। फेस पे उसके उसने बाइट किया, आई डोंट सीन द मार्क्स, तो उसके बाइट किया एंड पता नहीं स्क्रैच किया, तो उसका फेस पे था स्क्रैच, तो दैट जैकल वाज रैबिड। बट उसने वैक्सीन नहीं ली उस बंदे ने, कि भाई जैकल से कौन सा रेबीज होता है, उसको रेबीज हो गया। और सरप्राइजिंग बात यह है कि रेबीज से वो बंदा बच भी गया, नहीं तो रेबीज वाले सिर्फ ओनली 7 केसेस आज तक बच पाए हैं, वो बच भी गया। आई डोंट नो व्हाट द चमत्कार इज दिस, बट एक स्टोरी मैंने पढ़ी है कि जैकल से भी हो सकता है। कहने की बात है कि सिर्फ नॉट ओनली डॉग्स, पोटेंशियल स्क्विरल से नहीं होता, स्क्विरल से अभी तक डॉक्यूमेंट नहीं किया, बट अगर आपको कोई स्क्विरल बाइट होती तो भी हम डॉक्टर कह देते कि आप रेबीज वैक्सीन लगवा लो, वी सजेस्ट देम। सो रेबीज इज नॉट ट्रांसमिटेड। ट्रांसमिटेड तो आपको पता है स्क्रैच से होगी, बाइट से होगी, अगर वुंड है तो उधर उसने एनिमल ने लिक किया तो हो गई। कब नहीं होता रेबीज, ये भी आपको पता होना चाहिए। ह्यूमन टू ह्यूमन कभी नहीं हो सकता। एक बंदे को रेबीज है, दूसरे बंदे को बाइट कर देगा तो उसको रेबीज, अभी तक तो ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट नहीं हुआ है। वाया कंजम्पशन ऑफ रॉ मीट और मिल्क, कि किसी एनिमल को रेबीज है, अगर उसका आपने मीट खा ले विच इज अ वेरी बैड, तो उसका अगर आपने खा लिया तो उसको रेबीज हो जाएगा, ऐसा भी अभी तक डॉक्यूमेंट नहीं हुआ है। रोडेंट बाइट, चूहों के काटने की वजह से अभी तक रेबीज का कोई केस सस्पेक्ट नहीं हुआ है।
कॉन्टैक्ट विद ब्लड, यूरिन और फीसिस। अगर आप किसी रैबिट डॉग के ब्लड, यूरिन एंड फीसिस के कांटेक्ट में आते हो तो भी अभी तक कोई डॉक्यूमेंट नहीं हुआ है कि उसको रेबीज हो, उसको रेबीज हुआ हो बेसिकली। तो ये है मेरी पैथोजेनेसिस, बड़ी प्यार से आपको समझाऊंगा कि मान लो कि एक इन्फेक्टेड डॉग, मैं बार बार बोल रहा हूं इन्फेक्टेड शब्द लिखना जरूरी है, और नॉट ऑल डॉग्स आर रैबिड, ओके। सो इन्फेक्टेड शब्द लिखना जरूरी है कि डॉग बाइट हुई, उसकी वजह से इट रेप्लिकेट्स इन द मसल लोकली, कि बेसिकली कि मान लो कि किसी बंदे के लात पे काटा, तो लात पे जो मेरी लेग की मसल थी तो लोकली इट विल डिवाइड देयर ओनली, ठीक है, रेप्लिकेट्स लोकली मसल एंड कनेक्टिव टिश्यू, देन इट वायरस बाइंड्स टू एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स। ये आपको बोला ना, कौन सा एंटीजन वाज बाइंडिंग टू द एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर ऑन द नर्व एंडिंग्स, दैट वाज माय ग्लाइकोप्रोटीन जी। उसके बाद इट रीचेस सेंट्रीपीटल असेंड, इट रीचेस टू द डॉर्सल रूट गैंग्लिया, देन इट रीचेस द स्पाइनल कॉर्ड, एंड स्पाइनल कॉर्ड के बाद इसने दो ऑर्गन्स याद रखने हैं, दैट इज हिप्पोकैम्पस एंड सेरिबेलम। दिस इज इंपॉर्टेंट कि दो ऑर्गन्स जाए किसी की तरफ ही सकता है, ब्रेन स्टेम की तरफ ही जाना है, बट अल्टीमेटली इसने कहां जाके पंगा डालना है, हिप्पोकैम्पस एंड सेरिबेलम। ये दो ऑर्गन्स आपने याद रखने ही रखने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, इसका क्वेश्चन आना है, हिप्पोकैम्पस एंड सेरिबेलम। उसके बाद ही ब्रेन में जब पहुंच जाएगा तो इसने क्या करना है, एनकेफेलाइटिस कर देना है। क्या कर देना है, एनकेफेलाइटिस। एंड उसके बाद ब्रेन के बाद ये करेगा सेंट्रीफ्यूगल स्प्रेड। सेंट्रीपीटल क्या होता है, सेंटर से ऐसे बाहर को जाना ना, सेंट्रीफ्यूगल ऊपर से ऐसे नीचे को आना। सो कहां कहां जाएगा, इट विल गो टू सलाइवरी ग्लैंड, स्किन, कॉर्निया। इसलिए कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन में ये रेबीज ट्रांसफर हो सकता है, इट्स वेरी रेयर, ऐसा केस बहुत ही कम दिखेगा। चलो अब इसको हमने लिखना है अपनी भाषा में। सपोज कोई बाइट हुई ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल, बाइट ऑफ इन्फेक्टेड, जिसका नाम क्या है, रैबिड एनिमल, कि उसको खुद को रेबीज है, ठीक है। उसके बाद क्या, वो रैबिड एनिमल हुआ तो इट विल लोकली डिवाइड इनटू द मसल, लोकली डिवाइड इन दैट एरिया मसल। बिल्कुल देसी भाषा में लिख रहा हूं आपके, कि आप भी ऐसे पेपर में रिप्रोड्यूस कर पाओ। डिवाइड इन दैट एरिया मसल। उसके बाद इसने कहां बाइंड होना है, इट विल बाइंड टू द एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स ऑन एनएमजे, दैट इज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अच्छा एनएमजे, फिर ये जब एनएमजे से बाइंड होगा इट विल असेंड, क्या लिखा है मैंने, आप क्या लिखा है बुक पे, सेंट्रीपीटल स्प्रेड टू द मोटर नर्व्स। एक बार ये अटैच होगा, ये नर्व्स के थ्रू ट्रेवल करेगा। ये कैसे ट्रेवल करेगा, नर्व्स के थ्रू ट्रेवल करेगा। तो जब ये सेंट्रीपीटल ट्रांसफर हो रहा है, सेंट्रीपीटल ट्रांसफर ऑफ वायरस थ्रू नर्व्स, थ्रू मोटर नर्व स्पेसिफिकली, कितने रेट पे ट्रांसफर होता है, एट 250 mm पर डे। मतलब ये हर दिन 250 mm ऊपर चढ़ेगा, 250 mm ऊपर चढ़ेगा। अगर सपोज करो एक बंदे को लेग पे डॉग बाइट हुई है, एक बंदे को अपर लिम्ब पे डॉग बाइट हुई है, तो किसमें ज्यादा चांसेस है कि रेबीज वायरस जल्दी ऊपर चढ़ जाएगा, तो इसका आंसर है अपर लिम्ब। जितना ज्यादा सीएनएस से दूर होगा बाइट, उतना ज्यादा बंदा सेफ है, उतना ज्यादा वी कैन, दैट पर्सन हैज टाइम टू डेवलप एंटीबॉडीज व्हेन वी गिव वैक्सीन टू दैट पर्सन। समझे कि जितना ज्यादा सीएनएस से दूर होगी बाइट, उतना ज्यादा अच्छी बात है। कितना ट्रेवल करता है, 250 mm पर डे, दिस डाटा यू हैव टू रिमेंबर। अच्छा सेंट्रीपीटल कर गया मोटर नर्व से, देन इट डू डॉर्सल रूट गैंग्लिया, डॉर्सल रूट गैंग्लिया से कहां जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड में चला गया, स्पाइनल कॉर्ड, एंड देन ब्रेन में कहां जाएगा, इन हिप्पोकैम्पस एंड सेरिबेलम, हिप्पोकैम्पस एंड सेरिबेलम, सेरिबेलम में चला गया, देन आगे से कहां जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल ट्रांसमिशन टू, अच्छा यहां पर इसने क्या करना है, ब्रेन में इसने क्या करना है, इट विल कॉज एनकेफेलाइटिस।
ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल ट्रांसमिशन टू सलाइवरी ग्लैंड्स, फिर आगे सलाइवरी ग्लैंड्स तक पहुंच जाएगा, कॉर्निया, ठीक है, स्किन, स्किन में भी जाता है। स्किन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लैब डायग्नोस्टिक्स में बताऊंगा, स्किन मैंने यहाँ क्यों बोला है। चलो, कुछ रह तो नहीं गया? स्किन, कॉर्निया, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है। आई में भी जा सकता है वैसे तो, बट आई इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, कॉर्निया मैंने लिख दिया वैसे। सो दिस वाज ऑल पैथोजेनेसिस। देन कम्स माय क्लिनिकल फीचर्स, कि कैसे पेशेंट प्रेजेंट करेगा। आपने रेबीज के बारे में सुना होगा कि उसको हाइड्रोफोबिया होता है, एरोफोबिया होता है। So incubation period is directly related to the distance of the virus travel from the site of inoculation to the CNS, कि CNS से जितना ज्यादा दूर होगी बाइट उतना उसको टाइम लगेगा क्लिनिकल फीचर्स आने में, बिकॉज उतना रेबीज वायरस को टाइम लगेगा ब्रेन तक पहुंचने में, इसलिए ब्रेन तक पहुंचना है। बात सारी ये है, ठीक है। सो इंक्यूबेशन पीरियड इज शॉर्टर इन, किन में इंक्यूबेशन पीरियड छोटा होगा? जिनकी हाइट छोटी है, दैट इज शॉर्ट पीपल, इतना फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये नहीं कि एक 6 फुट का बंदा है, एक मेरे जैसा छोटू सा बंदा है 5x5, मेरे 5x5 हाइट है, तो थोड़ा बहुत तो ऑब्वियसली फर्क होगा, बट इतना फर्क नहीं पड़ता। बट हाँ, थ्योरेटिकली यू शुड राइट कि शॉर्ट पीपल में इट इज हैविंग समवेट ऑफ थोड़े बहुत दिन का पड़ेगा इंक्यूबेशन पीरियड का फर्क। चिल्ड्रन में ज्यादा हो, चिल्ड्रन में इंक्यूबेशन पीरियड काफी छोटा होगा, बिकॉज छोटी सी हाइट होती है उनकी। बाइट्स ऑन हेड, नेक एंड अपर लिम्ब, तब जल्दी सीएनएस तक पहुंच जाएगा मेरा वायरस। दिस सीवरल एसरेशन, की ज्यादा बाइट्स हो गई हैं, नंबर ऑफ बाइट्स आर मोर, डेप्थ इज मोर, लो इम्यूनिटी, HIV पॉजिटिव में जल्दी पहुंच जाएगा। इंक्यूबेशन पीरियड एवरेज इज 20 to 90 डेज है एवरेज इंक्यूबेशन पीरियड, बट एक मैंने केस सुना था कि इट वाज हैविंग लॉन्गेस्ट इंक्यूबेशन पीरियड अभी तक 19 ईयर्स तक अभी हुआ है, कि 19 साल बाद उसको रेबीज के सिम्टम आए। वेरी 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 आई डोंट नो क्या था वो। चलो, so clinical phases, there are 3 clinical phases of the rabies infection. First is my prodromal phase. Prodromal phase क्या है? कि जब when there is non-specific symptoms, कि fever, malaise, anorexia, nausea and vomiting is seen. Then acute neurological phase. This is important. 3 stages है। फर्स्ट इज माई प्रोड्रोमल फेज, देन इज न्यूरोलॉजिकल फेज, कि जब अब वो ब्रेन में पहुंच चुका है। प्रोड्रोमल में वो अभी ऊपर पहुंच रहा था ब्रेन तक, बट न्यूरोलॉजिकल में वो ब्रेन तक पहुंच चुका है। एंड इन थर्ड स्टेज दैट इज कोमा एंड डेथ। तो कोमा एंड, या तो पेशेंट कोमा में चला जाएगा तो उसकी डेथ हो जाएगी, बिकॉज रेबीज का केस फोर्टेलिटी रेट इज 100%, नियरली 100%, ठीक है, बिकॉज वो सीधा एनकेफेलाइटिस करता है, वेरी डेडली, ठीक है। बट आपको मैं कैसे बचना है, क्या मेजर्स यू हैव टू टेक, दैट आई विल टेल यू इन नेक्स्ट वीडियो। So acute neurological phase can be encephalitic, that is 80% in seen, and paralytic, कि अब जब वो ब्रेन तक पहुंच गया है तो अब उसके आगे जो सिम्टम्स आएंगे वो 2 तरह के हो सकते हैं। दोनों नहीं कभी इकट्ठे आएंगे, दोनों में से एक आएंगे। दैट इज एनकेफेलाइटिस फेज, एनकेफेलाइटिक टाइप, एंड थर्ड इज पैरालिटिक टाइप, सेकंड इज पैरालिटिक टाइप। एनकेफेलाइटिक को हम बोलते हैं फ्यूरियस रेबीज, जो कि क्लासिकल रेबीज के सिम्टम्स होते हैं, फ्यूरियस रेबीज। That is my hyper excitability, that is anxiety, hyperactivity and hallucinations. And main जो symptom होता है that is hydrophobia and aerophobia, कि patient को पानी और हवा से डर लगना शुरू हो जाता है, because उसका हिप्पोकैम्पस एंड सेरिबेलम is affected now. और हाइपर एक्साइटेबिलिटी होगी, there will be increased salivation. Salivation increase की वजह से क्या होगा, वो पानी पी नहीं पा रहा, सलाइवा उसका लीक हो रहा है, बिकॉज आपको पैथोजेनेसिस में समझाया कि सलाइवरी ग्लैंड्स तक भी वायरस पहुंच जाता है, एंड इट इंक्रीजेस द सलाइवरी सिक्रीशंस, एंड उसकी वजह से इट विल लीड टू द फोमिंग एट माउथ, कि उसका ऐसे सलाइवा बहता है, पेशेंट का फोम बन जाती है इधर। अगर वो कुछ स्वेलो करता है, पानी पीने की कोशिश करता है, स्वेलविंग प्रेसिपिटेट्स अ पेनफुल स्पाज्म, उसको जोर से झटका आता है, हिलता है बंदा, सीजर तक आ जाता है, और वो अंदर डीग्लूटिनेट नहीं कर सकता। सो ड्यू टू द पैरालिसिस ऑफ द रेस्पिरेटरी, लारिंजियल एंड फ्रिंजियल मसल्स, ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रेन स्टेम, क्योंकि जब ब्रेन स्टेम इन्वॉल्व हो जाएगी तो पंगा पड़ जाएगा। एरोफोबिया, हाइड्रोफोबिया, हाइपर एक्साइटेबिलिटी, और एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाइपर एक्साइटेबिलिटी इज फॉलोड बाय द ल्यूसिड इंटरवल, एकदम उसको इतनी सारी, वो इधर उधर भागेगा, सीजर्स आएंगे उसको, हाइड्रोफोबिया होगा, एरोफोबिया होगा, और एक टाइम पे बिल्कुल ढीला डाला फिर से पड़ जाएगा। हाइपर एक्साइटेबिलिटी स्टेट, और बिल्कुल नीचे आ जाएगा, ठंडा हो जाएगा बाद में 5-10 मिनट, उसको गंदे वाला स्पाज्म आएगा, खाने की कोशिश करेगा, स्पाज्म आएगा, और उसके बाद एकदम ल्यूसिड इंटरवल में चला जाएगा। सो दिस इज क्लासिकल सिम्टम्स ऑफ द रेबीज। एरोफोबिया, हाइड्रोफोबिया तो भूलना नहीं है, ये सबसे मेन है। और डीग्लूटिनेट जब करेगा, स्वालो जब करेगा, तो उसको पेनफुल स्पाज्म आएगा।
एक दूसरी जो टाइप है दैट इज सीन इन द 20%, पैरालिटिक पोलियो इज सीन इन द 20%, ठीक है, एंड एनकेफ्लाइटिस इज सीन इन द 80%, ठीक है। जो मेरी पैरालिटिक जो मेरी पैरालिटिक रेबीज है ये किनमें दिखती है मुझे, इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ डम्ब रेबीज, इसको क्या बोले, डम्ब रेबीज, पैरालिटिक। और एनकेफ्लाइटिक को क्या बोलते हैं, फ्यूरियस रेबीज, मतलब बंदा हाइपर एक्साइटेड है। और पैरालिटिक में बिल्कुल ठंडा ठंडा है, बिल्कुल आराम से बैठा है। अकर्स इन पार्शियली वैक्सीनेटेड, वैसे 4 वैक्सीन लगती हैं, 5 वैक्सीन लगती हैं, तो उसने सिर्फ 2 वैक्सीन ली हैं। और उस जो एनिमल उसको काटा था उसको रेबीज था, तो उसको भी रेबीज हो जाएगा। बट उसको कौन सा होगा, उसको हाइड्रोफोबिक एरोफेबा नहीं होगा, उसको पैरालिसिस ही हो जाएगी सीधा। उसको ऐसे हाइपर एक्साइटेबिलिटी वाले सिम्टम्स नहीं आएंगे। सो पार्शियली वैक्सीनेटेड पर्सन इज हैविंग पैरालिटिक पोलियो, और पीपल विद बैट रेबीज, किसी को बैट ने काटा तो उसको पैरालिटिक पोलियो होता है, और पैरालिटिक रेबीज होता है, सॉरी। लीड टू फ्लैसिड पैरालिसिस, सिम्टम्स ऑफ एनकेफ्लाइटिक टाइप आर एब्सेंट। ये जो एनकेफ्लाइटिक टाइप है इसके सिम्टम्स आर एब्सेंट। कोमा एंड डेथ इज द थर्ड स्टेज, पेशेंट डेवलप्स कोमा एंड देन लीड टू डेथ इन 14 डेज आफ्टर द सिम्टम्स ऑनसेट, कि उसको सिम्टम्स आए उसके 14 दिन के बीच बीच में ही उसकी डेथ हो जाती है। पेशेंट ऑफ द पैरालिटिक पोलियो मे सर्वाइव अप टू 30 डेज। रेबीज इन डॉग्स, बिकॉज रेबीज इज अ वायरस विच ऑल्सो अफेक्ट्स द डॉग्स, तो आपको डॉग्स के अंदर भी सिम्टम्स पता होने चाहिए कि कौन कौन से आते हैं। ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ाता कोई, बट मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं बिकॉज आपने अगर रेबीज खत्म करनी है तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी कम्युनिटी के जो एनिमल्स हैं वेदर दे आर नॉट इन्फेक्टेड विद दैट रेबीज वायरस और नॉट, तो उसके भी आपने सिम्टम्स आपको पता होना चाहिए। क्लिनिकल फीचर्स, ज्यादातर जो डॉग्स होते हैं उनमें फ्यूरियस रेबीज ही होता है, पैरालिटिक रेबीज बहुत कम होता है। जो फ्यूरियस रेबीज है दैट इज आल्सो नोन एज मैड डॉग सिंड्रोम, कि डॉग पागल जैसा हो जाता है। कैसा चेंजेस आते हैं डॉग के बिहेवियर में, दैट डॉग लूजेस फियर ऑफ पीपल। अब जैसे वो उसको डराने, जैसे बंदा हाथ दिखाता है या कुछ डंडा वगैरह दिखाता है तो डॉग भाग जाता है डर के, बट उसने डर दिखाना बंद कर दिया। इट अटैक्स नाउ, द डॉग ही और शी अटैक्स नाउ, बिकम एग्रेसिव एंड बाइट्स विदाउट प्रोवोकेशन, कि बाइट कर रहा है बिना किसी डर के, बाइट 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 कर रहा है। दैट इज मैड काउ डॉग, दिस इज अ क्लासिकल सिम्टम ऑफ द डॉग, मैड डॉग सिंड्रोम, दैट इज फ्यूरियस रेबीज। रनिंग एंड वॉन्डरिंग एमलेसली, इधर उधर गोल चक्कर मार रहा है, घूम रहा है। चेंज इन द टोन ऑफ द डॉग्स बार्क, अब वो फियरलेस हो गया है, बहुत जोर जोर से भौंक रहा है, या जो कुत्ता पहले बहुत जोर से भौंक रहा था वो कम भौंक रहा है, जो कम भौंकता था वो ज्यादा भौंक रहा है। देयर इज चेंज इन अल्ट्रेशन, फीवर, लॉस ऑफ एपेटाइट, दिस इज ऑल्सो क्लासिकल सिम्टम, कि खाना पीना बंद कर देते हैं डॉग्स। एक्सेसिव सलाइवेशन एंड फोमिंग एट माउथ, इनके भी सलाइव सेम पैथोजेनेसिस है, जैसे हमारे अंदर पैथोजेनेसिस है सेम इनके अंदर पैथोजेनेसिस है, विदाउट एनी चेंज। इनके भी जब ब्रेन पे पहुंचता है रेबीज वायरस, अगर डॉग को भी लेग पे बाइट हुई है तो उसको अगर ब्रेन तक पहुंचाना है तो उसको टाइम लगेगा। ओके, जितना ज्यादा सीएनएस के पास होगा उतना जल्दी इसको रेबीज के सिम्टम्स आएंगे। और जब सलाइवरी ग्लैंड में पहुंचेगा तो इट विल बी एक्सेस सलाइवेशन और फोमिंग हो जाएगी माउथ पे। कोमा एंड डेथ विद इन द वीक, डेथ विद इन द वीक हो जाती डॉग की। डम्ब और पैरालिटिक पोलियो रेबीज इज सीन लेस इन डॉग्स बट इट कैन बी सीन एंड एक्साइटेशन सिम्टम्स आर एब्सेंट। So this was the clinical features, pathogenesis, structure of the rabies। और next video is my favorite video because उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने एक डॉग बाइट के केस को ट्रीट करना है, कैसे आपने इंडिया में रेबीज को खत्म करना है। बिकॉज प्रॉब्लम 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 बोलते रहेंगे, उसको खत्म नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। बिकॉज इसका केस फर्टेलिटी रेट इज 100% की डेथ होनी होनी है अगर इसको रेबीज हो जाए किसी पर्सन को। तो हमने उसको कैसे बचाना है, कैसे एलिमिनेट करना है, और कैसे आपने कम्युनिटी को सेफ रखना है, वेदर इट्स अ एनिमल कम्युनिटी, वेदर इट्स अ ह्यूमन कम्युनिटी, सब कुछ आपको बताऊंगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट एवर ट्राई टू मिस द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।